साथियों नमस्कार। रेट अथवा रेट पात्रता के लिए एक सामान्य प्रश्न हम सबके मन में रहता है, क्या मैं संस्कृत भाषा के माध्यम से रेट में L1 अथवा L2 की परीक्षा दे पाऊंगा? भाषा प्रथम या भाषा द्वितीय कौन सी मुझे चुननी चाहिए? इन सब बातों का समाधान आपको इस पुस्तक में मिलेगा। इस पुस्तक में आरटेट 2011 से रेट पात्रता भर्ती परीक्षा 2022 तक के व्याख्या सहित प्रश्न है उसके बाद में व्याख्या है। टॉपिक वाइज जमाए हुए प्रश्न है। हम प्रारंभ करते हैं संज्ञा प्रकरण माहेश्वर सूत्रों से और समापन है इसका शिक्षण विधियों के साथ में। एक प्रश्न एक सुझाव आप सबके आप सबका बार बार आ रहा है, इसमें शिक्षण विधियां भी हैं क्या? इसमें शिक्षण विधियां भी हैं। 2011 से 2022 तक के प्रश्न हैं। इसमें कुल 108 ही पेज है। बहुत कम समय में बहुत अधिक अंक यह पुस्तक हमको दे सकती है। अब तक के आए हुए प्रश्न जब हम पढ़ते हैं तो प्रश्न हमसे कहना क्या चाह रहा है, प्रश्न हमें कितना समझ में आ रहा है, ये लगातार जब पढ़ेंगे तो प्रश्न को समझने की स्पीड बढ़ती है। उसका परीक्षा में बैठ करके एक ही बार प्रश्न पढ़ करके उत्तर निकालने में मदद मिलती है। किस टॉपिक से कौन से प्रश्न आए हैं, उनका स्तर क्या है, मैं कहीं और पढ़ रहा हूं, रीट में प्रश्न कहीं और से पूछे जा रहे हैं, इसमें भी मदद मिलती है। तनाव से भी मुक्ति मिलेगी कि प्रश्न कैसे होंगे, मैं पास कर पाऊंगा या अथवा नहीं कर पाऊंगा, प्रश्न पढ़ने में आएगा या नहीं आएगा, उसका हिंदी अर्थ मुझे समझ में आएगा या नहीं आएगा। 10 साल से 7 साल से 15 साल से मैं संस्कृत भाषा को वापस पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या इसमें सफल हो पाऊंगा? साथियों, सफल वही होगा जो सार्थक मेहनत को करेगा। मेहनत सब करते हैं, लेकिन कभी हमारी मेहनत उचित दिशा के अभाव में निरर्थक हो जाती है, और वही मेहनत यदि सही दिशा मिलती है तो सार्थक भी सिद्ध होती है। आइए हम शिक्षण विधियों में से चारों भाषा कौशलों के 2011 से 2022 तक के प्रश्नों को इसमें पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। ये पहला प्रश्न है, भाषा कौशल से संबंधित और पुस्तक का बिंदु संख्या 28 है। संस्कृत भाषायाः शिक्षणाय कौशलानाम स्वाभाविक क्रम विद्यते। संस्कृत भाषा के शिक्षण के लिए कौशलों का स्वाभाविक क्रम विद्यते, स्वाभाविक क्रम है। संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए कौशलों का स्वाभाविक क्रम है। ये रेट 2015, 2021 L1 में और भाषा प्रथम में पूछा गया है। एक ही प्रश्न 2015, 2021 L1 और भाषा प्रथम में पूछा गया है। इसके साथ में यही प्रश्न 2017 L1 है और भाषा द्वितीय में पूछा गया है। अब तक ये प्रश्न 3 बार आ गया है, 2015, 2017, 2021 L1 में है, भाषा प्रथम और द्वितीय में पूछा गया है। एक प्रश्न का समाधान हमारा यहाँ भी हो रहा है। L1 का प्रश्न L2 में पूछा जा रहा है, L2 का L1 में, भाषा प्रथम का द्वितीय में और द्वितीय का भाषा प्रथम में भी पूछा जा रहा है। ये हमें तब पता चलता है जब हम विगत प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। श्रवणम सुनना, भाषणम बोलना, पठनम पढ़ना और लेखनम लिखना, यही क्रम है। हमारी समझ का प्रश्न है। यदि हम शिक्षण विधियों को भी नहीं पढ़ते हैं तो विद्यालय में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले LKG UKG या पहली कक्षा हमने पढ़ी है तो सबसे पहले हम उच्चारण को सुनते हैं। वहां गिनती हो, के गण हो, इसके उच्चारण को सुनते हैं। सुन करके हम बोलना प्रारंभ करते हैं। बोलना आ जाता है तो हम
पहले जैसे हमने वर्णमाला को सुना, सुनने के बाद में उस वर्णमाला को हमने याद किया था, याद करने के बाद में फिर हमने पढ़ना सीखा था और पढ़ने के बाद में हमें लिखना आया था। यही इनका स्वाभाविक क्रम है। मोंटेसरी और फ्रोबेल नाम के दो विद्वान हैं, इनके बीच में एक अंतर है। इस अंतर को भी हम यहां समझने का प्रयास करेंगे। फ्रोबेल महोदय के अनुसार बालक पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। इसको हम सुबो पे और ये लिख सकते हैं शॉर्ट में, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। इसी आधार पर यह प्रश्न पूछा गया था। जबकि मोंटेसरी महोदया ने कहा 2 चरण दोनों के बराबर है। तीसरे चरण में अंतर है, जहां फ्रोबेल महोदय ने लिखने को चौथे क्रम पर रखा है, वही मोंटेसरी महोदय ने लिखने को तीसरे क्रम पर रखा है और पढ़ने को चौथे क्रम पर रखा है। ये अंतर है। मोंटेसरी महोदय के अनुसार पूछा जाएगा तो वह नाम भी हमें मिलेगा। मोंटेसरी महोदय के अनुसार भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम क्या है? ये पहला प्रश्न था। अब देखिए, इन्हीं को पढ़ने के बाद में लगभग 4 से 5 प्रश्न हमें इसी से संबंधित आगे की भर्ती परीक्षाओं में और देखने को मिलेंगे। संस्कृत भाषा विकासाय, संस्कृत भाषा के विकास के लिए प्रमुखानि कति कौशलानि, प्रमुख कितने कौशल है? ये रीट आरटेट 2012 में पूछा गया, L1 में था। यही प्रश्न रीट पात्रता 2022 L2 में पूछा गया है। जो प्रश्न L1 में था उसी प्रश्न को 10 वर्ष बाद में L2 में पूछा जा रहा है। यदि हम इन प्रश्नों को पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे आसानी से हल हो जाएंगे। हमें शिक्षण विधियों में कैसे प्रश्न आते हैं, एक डर रहता है मन में, वो डर भी समाप्त होगा। प्रश्न बिल्कुल सरल आ रहे हैं, हमारे पढ़े हुए आ रहे हैं। संस्कृत भाषा के विकास के लिए प्रमुख रूप से 4 कौशल हैं। अभी हमने देखा सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना फ्रोबेल महोदय के अनुसार स्वाभाविक क्रम है। फिर एक और प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का। संस्कृत भाषा शिक्षणानाम विकास है भवति। संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास होता है। संस्कृत भाषा शिक्षण में विकास किसके द्वारा होता है? तो कौशलों के द्वारा संस्कृत भाषा शिक्षण में विकास होता है। ऐसा ही एक और प्रश्न हमें देखने को मिलेगा। कति विदेशु कौशलेषु, कितने प्रकार के कौशलों में नैपुण्यम संपादनम, निपुणता संपादित करना, भाषायाः सांकेतिकम प्रयोजनम अस्ति, भाषा का सांकेतिक प्रयोजन है, संकेत के रूप में प्रयोजन है। जब हम प्रश्नों को बार बार पढ़ेंगे, इनका हिंदी अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के हमें प्रश्न का अर्थ समझ में आएगा। यह काम परीक्षा से बहुत पहले हमारा हो जाना चाहिए। यदि हम सीधे ही परीक्षा में पढ़ते हैं कोचिंग करके और अन्य विद्वानों की गाइड पढ़ करके, उनके द्वारा पढ़ाए गए प्रश्नों का भी यदि हम अभ्यास नहीं करते और सीधे परीक्षा में बैठते हैं तो प्रश्नों का अर्थ समझ में नहीं आता। और यदि हमारी पहले से प्रैक्टिस है तो अर्थ भी समझ में आएगा, उत्तर भी हम दे पाएंगे। कति विदेशु, कितने विधाओं में, कौशलेषु कौशलों में, नैपुण्यम संपादनम, निपुणता का संपादन करना, भाषायाः सांकेतिकम प्रयोजनम अस्ति, भाषा का सांकेतिक प्रयोजन है। चतुर्विदेशु, 4 प्रकार के कौशलों में। संस्कृत भाषा कौशल से प्रथम कौशलम अस्ति, संस्कृत भाषा कौशल का पहला कौशल है। इससे पहले लगभग 4 प्रश्न हमने प्रस्तावना से संबंधित पढ़े हैं। कौशल क्या है, कितने कौशल है, कौशलों का क्रम क्या है। अब हमारा पहला कौशल श्रवण कौशल से संबंधित प्रश्न प्रारंभ होता है। संस्कृत भाषा कौशल से प्रथम कौशलम अस्ति, संस्कृत भाषा कौशल का पहला कौशल है। ये आरटेट 2012 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया,
L1 में पूछा गया और भाषा द्वितीय में पूछा गया। 3 बार प्रश्न L1 में आ गया, भाषा द्वितीय में आया है। यही प्रश्न 2015 में आया, L1 में आया और भाषा प्रथम में आ गया। L1 की दोनों भाषाओं में 4 बार ये प्रश्न है। यही प्रश्न रीट पात्रता 2022 में है, लेवल 2 है और भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों में है, 2 बार है। 3, 4, 5 में 2 बार है। एक ही प्रश्न अब तक की भर्ती परीक्षाओं में 6 बार आ गया है। हम ये कह सकते हैं लगभग हर परीक्षा में इससे संबंधित ऐसा ही प्रश्न हमें देखने को मिलता है। संस्कृत भाषा कौशल का सबसे पहला कौशल है श्रवणम, सुनना। जब हम सुनने में समर्थ हैं, सुन पाते हैं, तो बाकी के अन्य कौशलों में भी समर्थ है। यदि हम सुन ही नहीं सकेंगे तो हम बोल भी नहीं पाते, और बोल नहीं पाते तो हमारा भाषण कौशल समर्थ नहीं हो पाता है। तो पहला कौशल है हमारा श्रवणम। यदि हम कहीं से भी नहीं पढ़ रहे, केवल इस पुस्तक को पढ़ते हैं, तो इस पुस्तक में प्रश्न के बाद में उसकी सरल शब्दों में व्याख्या लिखी गई है। किसी भी प्रकार की अन्य सहायता की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, किसी भी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी प्रकार के अन्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये इसकी व्याख्या है। आराम से आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सरल शब्द है, एक ही बार में समझ में आने वाली व्याख्या है। चाहे हम कितने ही साल के बाद में संस्कृत भाषा को पढ़ रहे हैं, तो भी हमें एक ही बार में व्याख्या समझ में आएगी प्रश्न, और उसका अर्थ भी समझ में आएगा। श्रवण कौशल क्या है, श्रवण कौशल की आवश्यकता क्यों है, ये भी इसमें लिखा हुआ है, यदि ऐसा प्रश्न भी कभी देखने को मिले तो। श्रवण कौशल से प्रमुखम साधनम अस्ति, श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है। श्रवण कौशल किस प्रकार से विकसित किया जाता है। श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट से श्यामपट्ट पर हम लिखते हैं, सुनते नहीं है। तो जहां सुनेंगे नहीं वहां सुनने का कौशल, सुनने की विधा संभव नहीं है। पुस्तकम, पुस्तक में भी हम केवल पढ़ते हैं, सुनते नहीं है, स्वयं ही पढ़ते हैं। फिर तीसरा प्रकार है चित्र, चित्र को हम देख पाते हैं, सुन नहीं पाते। शेष रहा हमारे पास में गुरुमुखम, गुरु के मुख से हम शुद्ध उच्चारण को सुनते हैं, गुरु के मुख से हम आदर्श वाचन को सुनते हैं, गुरु के मुख से हम पढ़ते समय हुई अशुद्धियों का ठीक प्रकार सुनते हैं। तो गुरुमुख सबसे महत्वपूर्ण श्रवण कौशल का साधन है। ये 2015 में पूछा गया था प्रश्न, L2 और भाषा प्रथम में है। गुरुमुखम, यही प्रश्न 2017 में है, बदल करके पूछा गया है। गुरुमुखम इति साधनम विद्यते, गुरुमुख यह साधन है। पहले हमसे पूछा गया श्रवण कौशल का मुख्य साधन क्या है, अब हमसे पूछा जा रहा है गुरुमुख यह साधन है। तो यह श्रवण कौशल का सबसे प्रमुख साधन है। केवल हमारे प्रैक्टिस की बात है, हमारे अभ्यास की बात है। जितना अच्छा अभ्यास होगा उतने ही अच्छे प्रकार से बिना किसी चिंता के हम पढ़ पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे। फिर आगे चलते हैं। इसी प्रकार का एक और प्रश्न 2022 में, मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए, अनुवाचनाय, अनुवाचन के लिए, अनुवाचन हम करते हैं। श्रुत्वा पुनः कथनाय, सुनकर के वापस कहने के लिए, किसी भी बात को, वाक्य को, शब्द को सुनकर के वापस कहने के लिए। शब्दानाम साधु चारणाय च, शब्दों के साधु, सज्जन, ठीक या शुद्ध उच्चारण के लिए। कस्य कौशलस्य आवश्यकता भवेत, किस कौशल की आवश्यकता हो। मनोरंजन के लिए, अनुवाचन के लिए, शब्दों को सुनकर के वापस कहने के लिए, शब्दों के ठीक उच्चारण के लिए किस कौशल की आवश्यकता होती है। ये रीट पात्रता में पूछा गया, L2 था और भाषा भी द्वितीय है। तो कथा को सुनकर के हम मनोरंजन करते हैं, गुरुमुख से आदर्श वाचन सुनकर के हम अनुवाचन करते हैं, गुरुमुख से सुने हुए शब्दों को हम वापस कहते हैं, और शब्दों का ठीक उच्चारण, हमारे से अशुद्ध हुए शब्द को जब गुरुजी पढ़ करके कह करके सुनाते हैं उसको ठीक हम सुनते हैं।
तो शब्दों का शुद्ध उच्चारण भी श्रवण कौशल के माध्यम से ही संभव है। जब हम इन सब बातों को सुनते हैं तब ही श्रवण कौशल का विकास होता है। तो श्रवण कौशल के माध्यम से मनोरंजन भी संभव है, कथा पढ़ करके कोई हमें सुना रहा है, इसके माध्यम से अनुवाचन भी संभव है। श्रवण कौशल ठीक है तो सुन करके शब्दों को वापस हम कह सकते हैं और शब्दों का ठीक प्रकार से उच्चारण भी हम कर सकते हैं। पुस्तक में प्रश्न है, इसके बाद में ये व्याख्या लिखी हुई है, हम आराम से इसको पढ़ सकते हैं, आराम से समझ में भी आएगी, कोई विशेष सहायता की आवश्यकता भी हमें नहीं रहेगी। इसी प्रकार का एक और प्रश्न 2021 में था, ध्वनिन सम्यक श्रुत्वा, ध्वनियों को ठीक प्रकार से सुन करके पुनः स्पष्टम वक्तव्यम, वापस स्पष्ट कहने के लिए इति कस्य कौशल से उपाय है, यह किस कौशल का उपाय है। ध्वनियों को ठीक प्रकार से सुन करके वापस से स्पष्ट कहना चाहिए, यह किस कौशल का उपाय है, तो यह श्रवण कौशल का उपाय है। श्रवण कौशल में पहले ठीक प्रकार से सुना जाता है, उसके बाद में ठीक प्रकार से शुद्ध साधु या सम्यक उच्चारण शब्दों का वाक्य का किया जाता है। ये व्याख्या लिखी हुई है विशेष के रूप में, यहां से भी हम पढ़ सकते हैं। श्रवण कौशल हमारा समाप्त है। अब दूसरा कौशल हम प्रारंभ करेंगे। छात्राणाम द्वितीयो लक्षिताधिगम विशेष है किम नामकम, छात्रों का दूसरा लक्षित चाहा गया अधिगम विशेष है, अधिगम विशेष किम नामकम, किस नाम का है। छात्रों का दूसरे क्रम का चाहा गया, लक्षित चाहा गया उद्देश्य के रूप में अधिगम किस नाम का है, या दूसरा श्रवण कौशल क्या है। जब हम पहले के प्रश्नों को या किसी भी प्रकार से संस्कृत भाषा के रीट से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास नहीं रहता तो शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आते, फिर उत्तर समझ में नहीं आते। पेपर दे करके बाहर आकर के ये पूछते हैं प्रश्न कहाँ से आया था। श्रवण कौशलम, भाषण कौशलम, पठन कौशलम और लेखन कौशलम हमसे पूछा गया है। द्वितीय कौशल सबसे पहले हम सुनते हैं, ये श्रवण कौशल है। सुनने के बाद हम भाषण देना, बोलना प्रारंभ करते हैं, ये भाषण कौशल है। बालक माता से, परिवार से ध्वनियों को सुनता है, उसके बाद में बोलने का प्रयास करता है, तो दूसरा कौशल है भाषण कौशल। ये भाषण कौशल लिखा हुआ है, इसके साथ में इस कौशल की व्याख्या भी लिखी हुई है। चतुर्षु कौशलेषु द्वितीयम अस्ति, चार कौशलों में द्वितीय है, तो चार कौशलों में दूसरे नंबर का कौशल है भाषण कौशल, और इसको सबसे प्रधान कौशल भी माना जाता है। भाषण कौशल से विकास है कथम क्रियते, भाषण कौशल का विकास कैसे किया जाता है। लेखनेन, श्रवणेन, पठनेन, लिखने से, सुनने से, उच्चारण से अथवा पढ़ने से। भाषण कौशल का विकास उच्चारण के माध्यम से किया जाता है, बार बार बोलने का अभ्यास किया जाता है, अशुद्ध रहे शब्दों को फिर से ठीक किया जाता है, उच्चारण ठीक बताया जाता है। बालक ठीक उच्चारण को सुनता है, फिर से बोलने का प्रयास करता है, अशुद्धि करता है, फिर से उच्चारण ठीक करेंगे और ठीक प्रकार से बोलने का प्रयास बालक करेगा। तो भाषण कौशल का विकास उच्चारण के माध्यम से संभव है। वागरूप भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम, ये 2017 में पूछा गया L2 का प्रश्न था, भाषा द्वितीय है। वाग रूपम, वाणी के रूप में, बोलने के रूप में, भाव प्रकटनम, भावों का प्रकट करना, इत्युक्ते किम, इसको क्या कहा जाता है। वाणी के रूप में भावों को प्रकट करना, वाणी के रूप में भावों को कहना, इसको क्या कहा जाता है। तो वाणी के रूप में अपने भावों को प्रकट करना, इसको भाषण कौशल कहा जाता है। दूसरा कौशल है ये। संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथमम सोपानम भवेत,
संस्कृत भाषा शिक्षण का सबसे पहला सोपान क्या है? यहाँ भाषा शिक्षण के पहले सोपान की बात है, संस्कृत भाषा कौशल के पहले सोपान की बात नहीं है। प्रथमम सोपानम, किसका प्रथमम सोपानम? संस्कृत भाषा शिक्षण का। ये रेट 2021 L2 में पूछा गया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न हमारे समझ के हैं। धातु रूपाणाम शब्द रूपाणाम च रटनम, सबसे पहले बालक को क्या धातु रूप और शब्द रूपों को रटना चाहिए। या श्लोकानाम स्मरणम, श्लोकों को याद करना चाहिए, श्लोक भी रटने से ही याद होते हैं। संस्कृत संभाषणम, संस्कृत भाषा के माध्यम से बातचीत करनी चाहिए। या व्याकरणावगमनम, व्याकरण अवगमनम, व्याकरण को समझना चाहिए। साथियों, जब हम संस्कृत भाषा में बातचीत प्रारंभ करते हैं तो संस्कृत भाषा हमें आती है, ये सबसे पहला सोपान है भाषा सीखने का। जब हमें संस्कृत भाषा समझ में आने लगेगी तो हम धातु रूपों को भी रट लेंगे, श्लोकों को भी याद कर लेंगे और व्याकरण को भी याद कर लेंगे। कोई भी भाषा पहले व्याकरण सीख करके नहीं आती, पहले भाषा सीखी जाती है, उसके बाद में उसके अवयव सीखे जाते हैं। यहां अब तक हमने देखा सारे प्रश्न, यदि हमने रेगुलर जाकर के शिक्षा शास्त्री बीएड बीएसटीसी की है तो आसानी से समझ में आ रहे हैं। पहली बार ही पढ़ रहे हैं, अभी रनिंग में ही हैं हम, ये पढ़ना नहीं हुआ तो भी अब तक के आए हुए प्रश्नों को, उनकी व्याख्या को, उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ करके हम आसानी से इनको समझ पाएंगे, रीड पास कर पाएंगे। ये इसकी व्याख्या लिखी हुई है, इसको भी हम पढ़ सकते हैं पुस्तक में। भाषाधिगमस्य प्रक्रिया कथम प्रारंभा भवति, भाषा अधिगम की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है। भाषा अधिगम है सीखना, भाषा को सीखने की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ करते हैं। प्रश्न का अर्थ भी यदि हमें समझ में आ जाता है तो अन्य किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता नहीं है। यदि हम कहीं भी नहीं गए हैं, किसी भी प्रकार की शिक्षा शास्त्री बीएसटीसी नहीं की है, तो भी हमारी समझ के ऊपर आधारित है भाषा का अधिगम कैसे प्रारंभ होता है। भाषा का अधिगम कान से प्रारंभ हो करके जीभ तक जाता है। पहले हम कान से सुनते हैं और जीभ से बोलते हैं। कर्णाभ्याम जिह्वया च, कान और जीभ के द्वारा, कान से सुनना और जीभ से बोलना, ये इसकी व्याख्या लिखी हुई है। कर्णाभ्याम श्रवणम मुखेन च भाषणम उभावपि आधारौ स्तः, दोनों ही आधार है। देखिए मिलता जुलता एक प्रश्न, जो प्रश्न हमें रेट 2021 में पूछा गया, भाषा अधिगम की प्रक्रिया कहां से कैसे प्रारंभ होती है, कान और जीभ से। इस कान और जीभ को आधार बना करके 2022 में L1 में प्रश्न पूछा जा रहा है। कर्णाभ्याम श्रवणम, कान से सुनना, मुखेन च भाषणम और मुख से कहना, उभावपि दोनों ही आधारौ स्तः आधार है। संस्कृत गद्य शिक्षण के, संस्कृत अनुवाद शिक्षण के, संस्कृत पद्य शिक्षण के अथवा संस्कृत भाषा शिक्षण के। संस्कृत भाषा शिक्षण के दोनों आधार हैं। जब भाषा आएगी तो पद्य, अनुवाद और गद्य ये अपने आप ही आ जाते हैं। फिर ये व्याख्या लिखी हुई है, इसको भी हम पढ़ करके इसका अर्थ समझ सकते हैं। तीसरे कौशल पर हम आते हैं। संस्कृत चतुर्विध भाषा कौशलेषु, संस्कृत के 4 प्रकार के भाषा कौशलों में तृतीय कौशलम अस्ति, तीसरा कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो तीसरा कौशल यहाँ पर है पठन कौशलम, पढ़ने का कौशल। ये 2022 में हमसे पूछा गया है, L2 था और भाषा द्वितीय है। ये तीसरे कौशल से संबंधित यहाँ व्याख्या दी गई है पुस्तक में। इस पुस्तक की व्याख्या को पढ़कर भी हम समझ सकते हैं, उत्तर निकाल सकते हैं। आराम से आप तसल्ली से देख करके संतुष्ट हो जाइए, व्याख्या हमें समझ में आ रही है अथवा नहीं आती है।
पठन शिक्षण का महत्व भी दिया गया है कि पठन शिक्षण क्यों होना चाहिए, इसका कौन सा महत्व है। पठन कौशल के उद्देश्य भी दिए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य अलग है, माध्यमिक स्तर पर उद्देश्य अलग है। पठन शिक्षण के द्वारा कौन से लाभ हमें मिलने चाहिए, कौन से लाभ हम प्राप्त करेंगे, बालकों के लिए कौन कौन से लाभ होंगे, पठन शिक्षण बालकों के लिए क्यों होना चाहिए और पठन शिक्षण होने के बाद बालकों को कौन सा लाभ होगा, ये प्राथमिक और उच्च माध्यमिक दोनों पर अलग अलग है। अन्य उद्देश्य भी इसमें दिए गए हैं। यदि भविष्य में पठन कौशल से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं तो हम आसानी से उनका उत्तर दे सकते हैं। एक और फायदा है, संस्कृत और हिंदी भाषा की अधिकांश शिक्षण विधियां आपस में मिलती हैं। तो हिंदी भाषा के माध्यम से पढ़कर भी यहाँ आते हैं तो भी समझने में हमें आसानी रहेगी। वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि, इति त्रयो विधि संति, ये तीनों विधियां हैं। वर्णमाला की सिखाने की विधि है, शब्द को सिखाने की विधि है, वाक्य को सिखाने की विधि है। ये तीनों किससे संबंधित है? वाचन से, सुनने से, चिंतन से अथवा याद करने से। तो वाचन अथवा पठन से संबंधित ये तीन विधियां हैं। और कौन कौन सी विधियां हैं पठन कौशल से संबंधित, उनके नाम भी हम यहाँ देखते हैं। पहली विधि का नाम है वाक्य विधि और इसी का अन्य नाम दिया गया है वाक्य घटन विधि। विधि का नाम है, पुस्तक में इसके बाद में व्याख्या दी गई है, हम व्याख्या को पढ़ सकते हैं। दूसरी विधि का नाम है अक्षरबोध अथवा वर्ण समामनाय अथवा वर्णमाला अथवा वर्णोच्चारण विधि। अक्षरबोध नाम है, वर्ण समामनाय नाम है, वर्णमाला है, वर्णोच्चारण विधि है। एक ही विधि के कुल 4 नाम है। व्याख्या इससे संबंधित प्रश्न इसके बाद पूछा गया है, उसमें लिखी हुई है। तीसरी पद्धति का नाम है पद पद्धति ही अथवा चित्र विधि। यहाँ एक और शब्द हमें देखने को मिलेगा, पद्धति और विधि, और कहीं कहीं रीति ही, ये भी लिखा मिलता है। ये शिक्षण विधि के ही अन्य नाम है, पद्धति, रीति ही, विधि ही। ये भी जब हमारा अभ्यास चलता रहता है तो ऐसे शब्द हमें समझ में आते हैं। परीक्षा में, सीधा ही परीक्षा में यदि हमें पढ़ने को मिल गया पद पद्धति ही, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि पद्धति क्या है। पद्धति का ही दूसरा नाम है, इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता है पद रीति पद विधि। तो पद्धति, रीति और विधि एक ही विधि के 2 अन्य नाम है। ये 3 नंबर है। इसके बाद में है, ये व्याख्या लिखी हुई है इसकी। 4 नंबर पर है कथा विधि, ये चौथे नंबर की है, कथा विधि है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 5 नंबर पर है अनुकरण पद्धति ही। 6 नंबर पर है ध्वनि साम्य विधि ही, वाचन शिक्षण की। इसके बाद में है 7 नंबर पर सामूहिक पठन विधि ही, भाषा यंत्र विधि ही, साथ में व्याख्या भी है। वर्ण समामनाय पद्धति ही कस्य विधि अपरम नाम वर्तते। वर्ण समामनाय पद्धति ही किस विधि का अन्य नाम है। ये रीट पात्रता 2022 में पूछा गया है। अन्य किसी भी पुस्तक की सहायता से हम पढ़ रहे हैं तो एक बिंदु उस पुस्तक का पढ़े, साथ में विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी हम पढ़े, अच्छी स्पीड हमारी हो जाएगी। वर्ण समामनाय है अक्षर बोध, वर्ण समामनाय है वर्णोच्चारण और वर्णमाला, एक ही विधि के 4 नाम है। वाचन शिक्षण की दूसरे नंबर पर विधि हमने पढ़ी थी। फिर आगे चलते हैं, पठन कौशले भवति। पठन कौशल में निम्नलिखित में से क्या क्या होता है। सस्वर वाचनम मौन वाचनंच, शुद्ध लेखनम परिमार्जनश्च, अंत्याक्षरी श्लोक लेखनंच, भाषांशस्य लिपि रूपे अवतारणम। यहां भी हम समझेंगे, समझ के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है। शुद्ध लिखना और लिखने में हुई अशुद्धियां हैं तो उनका परिमार्जन करना, अशुद्धियों को दूर करना, ये लेखन शिक्षण से संबंधित है। अंत्याक्षरी और श्लोकों को लिखना वाचन शिक्षण है और लेखन शिक्षण है। अंत्याक्षरी उच्चारण में मदद करती है और उनको लिखना
लिखने से संबंधित है। भाषांश से भाषा के अंश का लिपि रूपेण अवतारणम, लिपि के रूप में लिखना, ये भी लिखने से संबंधित है। शेष रहा हमारे पास में शैशव वाचनम और मौन वाचनम च, शैशव वाचन और मौन वाचन। पठन इसी का अन्य नाम है वाचन। प्रश्न में ही इसका उत्तर है पठन कौशले भवति, पठन कौशल में होता है वाचन होता है, वाचन होता है। कौन कौन सा? सस्वर वाचन और मौन वाचन। स्वर सहित पढ़ना सस्वर है, मौन रह करके पढ़ना मौन वाचन है। फिर आगे बढ़ते हैं। पठन के प्रकार, दो प्रकार से पठन के प्रकार हम देखेंगे। पाठकों की संख्या के आधार पर दो प्रकार के पठन है, व्यक्तिगत पठनम और सामूहिक पठनम। व्यक्तिगत रूप से पढ़ना और समूह के रूप में बैठ करके पढ़ना। अभिव्यक्ति की दृष्टि से पढ़ने की अभिव्यक्ति हम किस प्रकार से करते हैं? आदर्श पठन के द्वारा करते हैं, अध्यापक जी गुरु जी करते हैं। अनुकरण पठन होता है, अनुपठन होता है। द्रुत पठनम तेज गति से पढ़ना, सस्वर पठनम स्वर के साथ में पढ़ना, और छठा प्रकार है मौन पठनम। मौन पठन भी दो प्रकार का है, गंभीर या गहन पठन है, और मौन पठन में ही तेज गति से पढ़ना, इसको कहा जाता है द्रुत पठनम। ये पठन के 6 प्रकार हो गए। अब पठन से संबंधित भी प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। पाठ का नाम संख्या दृष्टया पठनम, ये इसकी व्याख्या दी गई है। व्यक्तिगत पठनम किसको कहा जाएगा? सामूहिक पठनम किसे कहा जाता है? अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन कौन से पठन है? आदर्श पठनम है, गुरुजी पूरा करेंगे। अनुकरण पठन है, कक्षा में बालक पूरा करते हैं, अनुपठन है। द्रुत पठन है, सस्वर पठन है, मौन पठन है। मौन पठन के दोनों प्रकार इसमें दिए गए हैं, ये व्याख्या के रूप में लिखा हुआ है। मौन पठन के उद्देश्य हैं, मौन पठन का महत्व लिखा हुआ है, मौन पठन में कौन कौन से बाधक तत्व हैं इनको लिखा गया है। छात्राः श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकम ज्ञानम समुपार्जयन्ति इति परामर्शः विद्यन्ते, परामर्शः विद्यते। छात्र सुनने की अपेक्षा पढ़ने के द्वारा अधिक ज्ञान को उपार्जित करते हैं, यह परामर्श है। पठन कौशल में दिया गया है, श्रवण कौशल में दिया गया है, भाषण कौशल में दिया गया है, अथवा लेखन कौशल में दिया गया है। फिर से प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में ही इसका उत्तर है। छात्र सुनने की अपेक्षा पढ़ने के द्वारा अधिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, यह परामर्श है। छात्र सुनने की अपेक्षा पढ़ने के द्वारा अधिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, यह परामर्श किसमें दिया गया है? तो पढ़ने में अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो परामर्श भी पठन कौशल का होगा, क्योंकि सुनने से श्रेष्ठ पढ़ने को बताया गया है, तो परामर्श निश्चित ही पठन कौशल में दिया गया है। ये फायदा हम तभी ले सकते हैं जब हमारी प्रश्न पढ़ने की स्पीड अच्छी हो, प्रश्नों का अर्थ निकालने की स्पीड अच्छी हो, और खूब सारे प्रश्नों का अभ्यास हमने पहले कर लिया हो। सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति, सस्वर पठन क्यों आवश्यक है? शुद्ध उच्चारणार्थम, काठिन्य निवारणार्थम, भाव ग्रहणार्थम, अथवा प्रश्नानाम समाधानाय, प्रश्नों के समाधान के लिए। सस्वर पठन क्यों आवश्यक है? जोर से स्वर सहित पढ़ना क्यों आवश्यक है? यदि हम कक्षा में बैठकर स्वर सहित नहीं पढ़ते हैं तो हमारे उच्चारण को अध्यापक जी समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं, और सुन नहीं पाएंगे तो हमारे द्वारा हुई अशुद्धियों को दूर नहीं कर पाते हैं। इसलिए सस्वर पठन शुद्ध उच्चारण के लिए आवश्यक रहता है। सस्वर पठन ये इसकी व्याख्या है, और व्याख्या में से ही ये प्रश्न पूछा गया है। सस्वर पठन के माध्यम से शुद्ध उच्चारण की योग्यता उत्पन्न होती है। फिर आगे चलते हैं। कथन कौशले मुख्यतया कस्य अधिकम महत्वम अस्ति, कथन कौशल में, पठन कौशल में और वाचन कौशल में। 3 बात हो गई, पठन, वाचन और कथन कौशल। ये जब समझ में आते हैं जब हम इन प्रश्नों को बार बार पढ़ रहे हैं, उनका अंतर निकाल रहे हैं।
कथन कौशल में मुख्यतया कस्य अधिक महत्व अस्ति, किसका सबसे अधिक महत्व है? शुद्ध उच्चारण का। पढ़ने में शुद्ध उच्चारण का सबसे अधिक महत्व रहता है। यदि पढ़कर भी हम अशुद्ध ही पढ़ रहे हैं, अशुद्धियां बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो पठन कौशल का अध्यापक जी ने जो हमारे में विकसित किया है वाचन कौशल, कथन कौशल, उसका महत्व नहीं रह जाता है। ये 2022 में पूछा गया। महर्षि पाणिनि के अनुसार शुद्ध उच्चारण की विशेषताएं 2 श्लोक इन्होंने कहे हैं। एवं वर्णः प्रयोक्तव्यः न व्यक्तः न च पीडितः सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। वर्णों को इस प्रकार से बोलना चाहिए, अव्यक्त भी नहीं हो और पीड़ित भी नहीं हो। आधे अक्षर नहीं बोले, आधे मुख में रह गए, आधे सुनने वाले को सुनाई देंगे। और दूसरा प्रकार कहा नैचे पीड़ितः, और ऐसे अक्षर भी नहीं बोले जिनको अक्षरों को पीड़ा दी गई हो या सुनने में ऐसा लगे कि जबरन बुलवाए जा रहे हैं। दूसरा कहा है, ये इसका अर्थ भी लिखा हुआ है श्लोक का, हम आराम से पढ़ सकते हैं अर्थ को। सुतितार्थादागतम व्यक्तम स्वाध्यायम सुव्यवस्थितम सुसवरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तम ब्रह्म राजते। यहां ये श्लोक का अर्थ लिखा हुआ है 2 वाक्यों में। अर्थ को पढ़ करके हम श्लोक को समझ सकते हैं। यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पठपुत्र व्याकरणम सौजन है सौजनो माँ भूत सकलम सकलम सकृच्छ सकलम च सकृच्छ छकृत। ये भी पठन कौशल से संबंधित है। यहां पर ये इसकी व्याख्या लिखी हुई है श्लोक की। शिक्षण विधियों में भी उन शब्दों का, उन श्लोकों का प्रयोग ज्यादा किया गया है जो हमारे लेवल से संबंधित है। प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी या ऊपर के लेवल के श्लोक हैं, उन शब्द है, उनका प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है, क्योंकि रीट हमें केवल पास करनी है। उसमें बहुत ज्यादा मेरिट बनाने के उद्देश्य से बहुत कम छात्र बैठते हैं। अधिकांश का उद्देश्य है कैसे भी करके एक बार पात्रता मेरी पास हो जाए। फिर आगे चलते हैं। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्टाभ्याम च न च पीड़ियेत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। व्याघ्री का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार से व्याघ्री अपनी संतान को मुख में लेकर के जाती है लेकिन उसको दांतों से पीड़ा नहीं देती है, उसी प्रकार से वर्णों का उच्चारण महर्षि पाणिनि के अनुसार होना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने कहा है प्रकृतिर यस्य कल्याणी दंताष्टौ यस्य शोभनौ प्रगल्भस्य विनीतस्य स वर्णान वक्तुमर्हति। वर्णों को बोलने के कौन योग्य है? जिसकी प्रकृति कल्याणकारी हो, दांत और होठ सुंदर है, प्रगल्भ है, विनीत है, वह वर्णों का शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ है, बोल सकता है। 3 कौशल हमने पूरे किए हैं। जो डर मन में था प्रश्न कैसे होंगे, क्या हम उनका उत्तर दे पाएंगे, क्या परीक्षा में प्रश्न हमें समझ में आएंगे, या जो मैं पढ़ रहा हूं उनमें से कुछ आएगा या नहीं आएगा। मैंने बहुत सारी संस्कृत भाषा की 2-3-4 किताब पढ़ दी, लेकिन फिर भी बैठने के बाद ये समझ में नहीं आया कि प्रश्न कहाँ से आएंगे, आ रहे हैं या आएंगे। यह डर इनको पढ़ने के बाद में निश्चित रूप से आपका समाप्त होगा। आत्मविश्वास भी मन में आएगा कि हाँ, मैं आसानी से इनका उत्तर दे सकता हूं, मुझे कोई विशेष समस्या नहीं होगी, मुझे प्रश्न भी समझ में आएंगे तो मैं उत्तर भी निकाल सकता हूं। संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिमम कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल है। यही प्रश्न 2012 में था, 2015 में L2 में और भाषा द्वितीय में पूछा गया। यही प्रश्न 2022 L1 और भाषा प्रथम में पूछा गया। प्रश्न L1 में है, इसके साथ में L2 में भी पूछा जा रहा है। प्रश्न भाषा प्रथम में है तो भाषा द्वितीय में भी पूछा जा रहा है। ये हमें तब पता चला जब हमने इन प्रश्नों को पढ़ा। बहुत ज्यादा भी हमें समझ में नहीं आया तो 4 कौशलों में लगभग एक प्रश्न ऐसा है जो हर परीक्षा में या हर दूसरी परीक्षा में हमें देखने को मिल रहा है। इनका सीधा उत्तर भी याद करके हम बैठते हैं तो रीट परीक्षा हमारी पास होगी। लेखन, यह भाषा कौशलों में चौथा कौशल है।
और अंतिम कौशल है। ये व्याख्या में लिखा हुआ है। लेखन कौशल की विधियां हैं। मांटेसरी विधि, कोई विशेष प्रकार की समस्या आपको इन पर पढ़ने में आएगी नहीं। रूपरेखा, अनुकरण विधि, सब में जैसा इन विधियों का नाम है वैसे ही इनके उत्तर दिए हुए हैं, वैसे ही इनकी व्याख्या है। स्वतंत्रानुकरण विधि है। फिर जेकटोट विधि है। अनुलेख विधि है। प्रतिलिपि विधि है। श्रुतलेख विधि है। ये शायद अंतिम प्रश्न होगा। भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। भाषा अध्ययन के लिए अंतिम प्रयत्न होता है। भाषा सीखने के लिए, भाषा अधिगम के लिए अंतिम प्रकार से प्रयास होता है। अंतिम प्रयास प्रोवेल महोदय के अनुसार लेखनम है, लिखना है। विचाराभिव्यक्ति ही काभ्याम कौशलाभ्याम क्रियते। विचारों की अभिव्यक्ति किन कौशलों से की जा रही है, यहां हम ये भी देखेंगे। रीट पात्रता 2022 में हमारी समझ से संबंधित प्रश्न ज्यादा थे, उससे पहले हमारी यादाश्त के ऊपर थे। यहां हमने ये तीसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे जो हमारी समझ के ऊपर होगा। विचारों की अभिव्यक्ति किन कौशलों से की जा सकती है। हमारे मन में विचार हैं तो विचारों को किस माध्यम से हम प्रकट करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, कहते हैं। हमारे विचारों को प्रकट करने के दो ही माध्यम हैं, या तो हम बोलेंगे या फिर उन विचारों को लिखेंगे। या तो किसी को बोल करके हम हमारी मन की बात शेयर कर सकते हैं। बोलने में दिक्कत है, शर्म है, झिझक है, तो उसी बात को हम लिख करके शेयर कर सकते हैं। तो दो ही काम है, लिखना, बोलना अथवा लिखना। ये दो माध्यम है विचारों की अभिव्यक्ति के। यही प्रश्न 2021 में था और यही प्रश्न 2022 में है, L2 में है और भाषा प्रथम में है। लगातार जब हम इन प्रश्नों का अभ्यास करते ही चलेंगे तो एक समय हमारे मन में ये भी इच्छा होगी कि संस्कृत भाषा के माध्यम से ये मैं तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी की भर्ती परीक्षा दे लूं, क्योंकि इतने सरल प्रश्न इनके माध्यम से पूछे जा रहे हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न तृतीय श्रेणी में भी है, प्रथम श्रेणी में भी है, द्वितीय श्रेणी की भर्ती परीक्षाओं में भी देखने को मिलते हैं। ये भाषा कौशल हमारे पूरे हैं। इनमें हमें समझने में किसी प्रकार की समस्या रह गई हो, इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव हो, या फिर पुस्तक को और अधिक सारगर्भित, सरल, हम सबके समझने के योग्य हम कैसे बना सकते हैं, वो सब सुझाव भी आप 9928946539 पर दीजिएगा। पुस्तक राजस्थान में सब जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार है। ऑनलाइन के लिए भी आप 9928946539 पर अपने सुझाव दीजिएगा। यदि हमारे में से कुछ विद्वान साथी रीट से ऊपर भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करेंगे, रीट से ऊपर भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करेंगे, तो उनके लिए भी व्याख्या सहित एक संग्रह उपलब्ध है। ये संस्कृत सरला का द्वितीय संस्करण है, 2009 से 2023 तक के इसमें प्रश्न है। ये भी इन्हीं नंबरों पर उपलब्ध है, 9928946539। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।